WS टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की के बीच बातचीत विफल हो गई। ये नतीजा दरअसल अपेक्षित ही था। रूस के खिलाफ 3 साल से जारी अमेरिका नाटो युद्ध की विफलता ने पश्चिमी साम्राज्यवाद के लिए दरअसल एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। युद्ध में पूरी तरह निचुड़ चुका अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध का खर्च नहीं उठाना चाहता, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया भर से मुनाफों की फसल काटते रहना चाहता है। इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने जेलेंस्की पर आरोपों की बौछार जारी रखी। 13 मिनट चले इस शोर शराबे के बीच, जिसे दुनिया भर के मीडिया ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक शाउट मैच की संज्ञा दी, ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास सैनिकों की पूरी तरह किल्लत हो चुकी है और जेलेंस्की जबरन भर्ती किए गए लोगों को अब फ्रंट पर धकेल रहा है, जिससे यूक्रेन के अंदर असंतोष और आक्रोश पैदा हो रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाने और चुनाव न कराने के लिए दसियों लाख लोगों के जीवन और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के साथ जुआ खेल रहा है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और रूस के खिलाफ वो इस जंग को किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता। ट्रंप ने कहा कि बेवकूफ पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के जरिए अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में सैनिक शस्त्रास्त्रों पर 350 करोड़ से ज्यादा डॉलर खर्च किए, मगर आज भी यूक्रेन वहीं दफन है। उसके लोग मारे जा रहे हैं और उसे सैनिक तक अब नहीं मिल रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने यूक्रेन को शीट्स मिसाइलें दी और मैंने भी उसे जेवलिन मिसाइलें दी, लेकिन इस सब से अमेरिका और यूरोप को कोई फायदा नहीं हुआ। 2008 में बुश प्रशासन ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने और रूस को नष्ट करने के लिए उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से इस सैनिक अभियान की शुरुआत की थी, जो अब यूक्रेन में पूरी तरह पिट गया है। तब से अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोप ने इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। इस बीच अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के शासन बदलते बदलते रहे, मगर नीति बदस्तूर वही जारी रही। यूक्रेन युद्ध अंततः बाइडेन की अंतर्राष्ट्रीय नीति की धुरी बना, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान से सेना भी हटाई थी ताकि यूक्रेन युद्ध पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सके। रूस के विरुद्ध सैनिक अभियान के जरिए बाइडेन दरअसल नाटो के साथ अपने विग्रहों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा था और इस युद्ध को नाटो को संगठित रखने, उसे एकजुट रखने के अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। इस युद्ध की विफलता ने अब अमेरिका और यूरोप के बीच इस दरार को और गहरा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ का गठन ही अमेरिका को निचोड़ने के लिए हुआ था। उसने जेलेंस्की के साथ बातचीत से 2 दिन पहले जानबूझकर यूरोपीय मालों के आयात पर 25% ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप की इस घोषणा के खिलाफ यूरोपीय संघ के भीतर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। यूरोप के नेताओं ने कहा था कि अमेरिका अब यूरोप का सहयोगी नहीं रह गया है और आजाद दुनिया को अब एक नए नेता की जरूरत है। इसके बावजूद पिछले महीने पेरिस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय संघ में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई और यह स्वतंत्र दुनिया, दरअसल यूरोपीय साम्राज्यवादी अपने आप को स्वतंत्र दुनिया बताते हैं और यह स्वतंत्र दुनिया एकजुट नहीं हो पाई। सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को जबरन अमेरिका में मिलाने का दावा किया था। इससे भी आगे बढ़कर उसने कनाडा को भी अमेरिका का 51वां राज्य बताया था। ट्रंप ने यूक्रेन को शह देने की जो बाइडेन की नीति की कड़ी भर्त्सना करते हुए यह दावा किया कि जो बाइडेन और उसके बेटे हंटर बाइडेन के साथ जेलेंस्की की डील बिल्कुल ही गलत और अनैतिक थी और अमेरिका यूक्रेन में युद्ध भड़काने नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के पक्ष में है।
युद्ध रोकने का, खासतौर से इस समय युद्ध रोकने का अर्थ होगा यूक्रेन के जो हिस्से रूस के कब्जे में हैं वे रूस के ही पास छोड़ दिए जाएंगे। ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की इस मांग को पहले ही खारिज कर दिया है कि रूस यूक्रेन के बीच संभावित संधि की गारंटी के तौर पर यूरोप के नेतृत्व में शांति सेना यूक्रेन में मौजूद रहे। हालांकि जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, मगर यूक्रेन के पास ट्रंप की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता बचा नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई इस बहस के बाद जेलेंस्की को यह सलाह दी है कि वे किसी तरह ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को बहाल करें। जेलेंस्की अगर इस सलाह को नहीं मानता तो यूक्रेन कुछ ही हफ्तों में यूरोप का अफगानिस्तान बन जाएगा और तब इस स्थिति में उसे रूस का निवाला बनने से कोई नहीं बचा सकता। ट्रंप और पुतिन के बीच अघोषित संधि के चलते यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सके। यूरोप या नाटो की सैनिक मदद जिसकी जेलेंस्की अपेक्षा कर रहा है दरअसल यूक्रेन के लिए बेमानी होगी। अलबत्ता इस किस्म के दुस्साहसिक कदम से रूस और यूरोप के बीच यूरेशिया में एक व्यापक युद्ध का आगाज जरूर हो सकता है। नाटो को बिखेरने और रूस के खिलाफ मोर्चा हटाने को लेकर अमेरिकी शासन का एक हिस्सा ट्रंप से खफा है। इस हिस्से के मानस को अभिव्यक्ति देते हुए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि यूक्रेन युद्ध ने बिना कोई गोली चलाए अमेरिका को मौका दिया कि वह रूस को कमजोर कर दे, उसे खोखला कर दे। अब जेलेंस्की को बेइज्जत करके इस उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया में फैले आर्थिक संकट को गहरा बनाने में यूक्रेन युद्ध का बड़ा हाथ रहा है। इस युद्ध ने यूक्रेन को तो तबाह किया ही, साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था की भी जड़ें खोद डाली, जिससे दुनिया का आर्थिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने यूरोप को भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है तो अपने दम पर बढ़ाए और उस स्थिति में युद्ध का पूरा खर्च यूरोप को खुद उठाना होगा। ट्रंप की धमकी के बाद जर्मनी और फ्रांस अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। फ्रेंच न्यूक्लियर मिसाइलों को जर्मनी में तैनात किए जाने के लिए जर्मनी की सहमति से फ्रांस ने प्रस्ताव रखा है। ट्रंप किसी भी तरह अमेरिका को एक तरफा तौर पर इस यूक्रेन युद्ध की भंवर से बाहर निकाल लाना चाहता है। अलबत्ता यूक्रेन युद्ध से हटने के पीछे ट्रंप का मकसद किसी तरह की शांति की बहाली नहीं है, बल्कि यूक्रेन से हटकर युद्ध के नए और ज्यादा लाभकारी मोर्चे खोलना है। जिस तरह अफगानिस्तान से हटते ही बाइडेन ने यूक्रेन में मोर्चा खोला था, उसी तरह ट्रंप यूक्रेन से हटकर पहले यूरोप के खिलाफ मोर्चा खोलकर उसे कमजोर करना चाहता है और अंततः चीन के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलना चाहता है, चीन को नष्ट करना चाहता है। साथियों, युद्ध फैल रहा है और आने वाला समय युद्ध और उसके विरुद्ध मेहनतकश जनता के उठते प्रतिरोधों का समय होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम दुनिया को लाल होते हुए देखेंगे। दुनिया भर में हम समाजवादी क्रांतियों का आगाज देखेंगे और इस दौर में सरकारों और युवाओं के अग्रणी हिस्सों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूंजीवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध, फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
और उसके खिलाफ समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष अपने निर्णायक दौर में दाखिल होते हुए युवाओं और मजदूरों के लिए एक चुनौती, एक ऐतिहासिक चुनौती प्रस्तुत करता है जिसे उन्हें स्वीकार करना। और इस आह्वान के साथ, इस चुनौती को स्वीकार करने के आह्वान के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलते रहेंगे, मिलकर संघर्ष जारी रखें।